हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी तक मौर्य और पोस्ट मौर्य जो भी एम्पायर था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये हम लोग 250 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे और देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग लाइव नहीं कर पाए हैं क्योंकि लाइव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग ही वाला करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 250, गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे महासेनापति। और ये देखिए पीवाईक्यू है ये, तो इसका आंसर महासेनापति हो जाएगा। और इसका आंसर जो है सी। तो इसका जो मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना को सेनापति को महासेनापति कहा जाता था। और गुप्त काल में राजा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। और गुप्त काल में राजा जो कि सेना का, जैसे अभी हम लोग का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब तीनों सेना जो नल जल थल सॉरी वायु जल और थल, ये तीनों जो मतलब सेना है उनका प्रमुख अभी प्रेसिडेंट है। वैसे ही गुप्त काल में राजा प्रमुख होते थे। उसके बाद यहाँ पे राजा के बाद सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था, जिसे महादंड नायक भी कहते थे। और इसके अलावा अनेक उप सेनापति होते थे। सेना के 4 अंग थे, जो कि हस्ती, अश्वरथ और पदाति। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 251, गुप्त काल में उद्रंग उद्रंग शब्द का तात्पर्य डैश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि भूमिकर। उद्रंग जो कि भूमिकर एक टाइप का टैक्स था, तो उसका यहाँ पे उद्रंग कहते थे। और गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य भूमि कर से था। और गुप्त काल में भूमि कर कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। और यहाँ पे मतलब ये जो मतलब यहाँ पे भाग होता था। और विष्टिकर कर और विष्टिकर कर भी प्रमुख था, जो कि जिसका अर्थ है, एक मिनट, जिसका अर्थ है बेगार के रूप में लिया जाने वाला। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 252, गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति एवं युद्ध मामले के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि संधि विग्रही का हो जाएगा। संधि विग्रही का हो जाएगा। गुप्त शासन काल में गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांत एवं युद्ध के मामलों में उत्तरदायी था? तो ये संधि विग्रही का हो जाएगा। संधि विग्रही का संधि विग्रही का यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, गुप्त प्रशासन में संधि विग्रही का वह अधिकारी था जो शांति और युद्ध के मामलों के लिए उत्तरदायी था। और महादंड नायक एक प्रमुख न्यायाधीश होता था। महादंड नायक एक प्रमुख न्यायाधीश होता था। महाप्रतिहार यह महल के पहरेदारों का प्रमुख और शाही सुरक्षा के जिम्मेदार होता था। महा मतलब महा ये महल के जो पहरेदारों और पहरेदारों के प्रमुख और शाही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। और उसके बाद है और विषयपति, जो कि विषयपति एक जिले का प्रमुख था। और अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन, राजस्व संग्रह और कानून प्रवर्तन का देखरेख करता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 253, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ए, जो कि प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रथम उल्लेखनीय राजा प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और पुष्यभूति वंश, जो कि वर्धन वंश का स्वतंत्र से राजनीति के पथ पर प्रतिष्ठित करने का कार्य सर्वप्रथम प्रभाकर वर्धन के द्वारा किया गया था। वह इस वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और यहाँ पे उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जो कि राज्यवर्धन, 605 से 606 तक शासन किया था।
गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? तो इसका गुप्तों के बाद राजस्व का दक्कन हिस्सा पर प्रभुत्व रहा। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? तो ये दक्कन पे रहा, दक्कन पे प्रभुत्व रहा। और गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के दक्कन हिस्से पर प्रभुत्व रहा। और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्ष के तक दक्कन पर प्रभुत्व जमाया और विभिन्न समयों पर उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण किया। इसने दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय परंपराओं और नीतियों को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 255, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग देश के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि प्रांत के लिए किया जाता था। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। तो ये यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है क्वेश्चन। भुक्ति शब्द जो कि गुप्तोत्तर काल में एक प्रशासनिक प्रभाव को दर्शाता था, जिसे प्रांत के रूप में समझा जा सकता है, और इसका प्रयोग साम्राज्य को विभाजित करने के लिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 256, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन संभालता था? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इस डी, जो कि ऊपरी का हो जाएगा। ऊपरी का गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों और मुख्य रूप से प्रांतीय राज्यपालों द्वारा संभाले जाते हैं। इन्हें उपरिका या फिर कहा जाता है। उपरिका या फिर गुप्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 257, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रणभंडारिका। सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये रणभंडारिका कहा जाता था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन। तो रणभंडारिका गुप्त साम्राज्य के दौरान सैन्य भंडार के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। और विषयपति जो कि एक जिले का प्रभारी अधिकारी होता था। और पीलूपति जो कि हाथी सेना के प्रभारी अधिकारी। उसके बाद महापरितिहार जो कि शाही महल के मुख्य द्वारपाल के रक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 258, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त बना। लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। और वह एक महान सैन्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। और कहा जाता है कि उन्होंने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली और यहाँ पे विंध्य क्षेत्र की वन जनजातियों का भी अपने अधीन कर लिया। देखिए इसको यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का है। यहाँ पे देखिए 260।
समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीरभुक्ति। तो ये बी हो जाएगा, जो कि बिहार। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान में बिहार के रूप में अनुरूप है। इसका आंसर ये बी हो जाएगा, बिहार। और गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। यह प्राचीन भूभाग आज के उत्तरी बिहार, जो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों से मेल खाता है। कौन सा? तो तीरभुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। यह प्राचीन भूभाग आज के उत्तरी बिहार, जो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों से मेल खाते हैं। क्वेश्चन में 260। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसको विक्रमादित्य भी नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी, जो कि कुमारगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया, मतलब लगभग 40 साल। क्वेश्चन में 261। पूर्वोत्तर काल, जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो पूर्वोत्तर काल, जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ये डी हो जाएगा, जो कि ब्राह्मण करता था। और गुप्त यहाँ पे और भी है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, तो गुप्तोत्तर काल में या फिर पोस्ट गुप्ता एम्पायर भी कहते हैं। तो ये गुप्तोत्तर काल में अग्रहार, जो कि ये कर मुक्त भूमि होती थी, ब्राह्मण को धार्मिक एवं शैक्षिक उद्देश्य के लिए दान में दी जाती थी। और इन अग्रहारों का प्रबंधन व प्रशासन आमतौर पर ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता था। तो गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि, जो कि कर मुक्त भूमि होती थी, अग्रहार भूमि जो कि कर मुक्त भूमि होती थी, और ब्राह्मणों को धार्मिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दान में दी जाती थी। और इन अग्रहारों का प्रबंधन व प्रशासन आमतौर पर ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता था। शक राजा को पराजित करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, शक राजा को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो शक राजा को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया। शक राजाओं को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी, जो कि कुबेर नागा से विवाह किया। और यह विवाह चंद्रगुप्त के राजनीतिक दूरदर्शिता के परिणाम था। और इस विवाह से उन्हें प्रभावती गुप्ता नामक एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका विवाह बाद में वकाटिक नरेश, जो कि रुद्रसेन द्वितीय से हो गया था। ये किसका विवाह हो गया था? तो ये आपका यहाँ पे प्रभावती गुप्ता नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। महाराजा धीराज का वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसे एक महान साम्राज्यवादी राजा के रूप में
प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित करती है और उसने उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसे राजनीतिक और सैन्य बल मिला। और उसके पश्चात इसका और भी है। शासनकाल की शुरुआत और शासनकाल की शुरुआत को ही प्रायः गुप्त युग की शुरुआत में माना जाता है। गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? तो इसका दशमलव अंकन प्रणाली, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और गुप्त काल में गणित की दशमलव अंकन प्रणाली का विकास हुआ था। और गुप्त काल को भारतीय गणित और विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस काल में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों ने दशमलव पद्धति और शून्य की संकल्पना को विकसित किया था। संकल्पना को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 165। किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी सकला में स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि मिहिरकुल हो जाएगा। मिहिरकुल ने अपनी राजधानी सकरा में यहाँ पे सकरा से मिहिरकुल हुन शासक था, और जिसने 26 शताब्दी में भारत में शासन किया था। और उसने अपनी राजधानी जो कि सकला, और अब ये पाकिस्तान के सियालकोट में है, और सकला में स्थापित किया गया था। अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। समुद्रगुप्त भी पाटलिपुत्र से ही शासन करता था। अशोक मौर्य ने अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे, और उन्होंने अपने अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे, और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, जो कि निम्नलिखित में से गुप्त राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है। गुप्त राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है। संगम काल मुख्यतः दक्षिण भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक युग था, जिसमें चेर चोल और पांडे सक्रिय थे। और यहाँ पे जबकि गुप्त वंश के उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश था, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, और यह संगम परंपरा का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 267। गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्के को रूपक या फिर रुपये का नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, जो कि चांदी के सिक्के को रुपये का नाम से जाना जाता था। और गुप्त काल, जो कि 2020 में है, गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी, और इस काल में चांदी के सिक्कों के रूपक कहा जाता था। और मतलब यहाँ पे रूपक नामक चांदी के सिक्के विशेष रूप से व्यापार और कर संग्रह के लिए प्रयुक्त होते थे। और इसके अंतर्गत गुप्त काल में सोने के एक सिक्के की दीवार मतलब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह द्वितीय, जो कि रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसके राज्य में कब्जा कर लिया था? तो इसका एक्सप्लेनेशन 269 में होगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ अभियान चलाया, और उसने शक राजा रुद्र सिंह द्वितीय को हराकर उसका राज्य मुख्यतः गुजरात और पश्चिमी भारत अपने साम्राज्य में मिला लिया।
इस सफलता के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की धारण की। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी जो कि कुमार देवी से विवाह किया? तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त। तो प्रथम राजवंश ने तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश के शेर ऐसा साम्राज्य था जो नेपाल में 400 से 700 ईस्वी तक अस्तित्व में था, लेकिन यहाँ लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने क्षेत्र को नेपाल तक विस्तारित किया था। क्वेश्चन नंबर 217, प्रयोग प्रगति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का रूप भी दिया जाना चाहता था। इलाहाबाद बाद स्तंभलेख के रूप में के भी इनकी मतलब जाना जाता है। हमें उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रयोग प्रगति प्रयाग प्रशस्ति में से हमें गुप्त शासन के समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। और विजय प्राप्त की थी तो इसे इलाहाबाद मतलब यहाँ पे स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता था। और इस प्रशस्ति का मूल रूप से कौशाम्बी का अशोक के स्तंभ यहाँ पे पर उकेरा गया था। और अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। और इस कबर प्रशस्ति का भाषा संस्कृत तथा शैली चंपूत है। और इसमें कुल 33 पंक्तियां है। चुम्मू शैली का तात्पर्य यानी गद्यांश और यहाँ पे पदांश दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 271, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? तो हर्षवर्धन निम्नलिखित में से पुष्यमती वंश के यहाँ पे मतलब हर्षवर्धन निम्नलिखित में से पुष्यमती कोट से या फिर वंश से संबंधित थे। सम्राट हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक उत्तर में भारत के 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्यमती वंश के शासक यहाँ पे प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और इसने अंग्रेज के पुष्यमित्र संगी और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में 272, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख का पुस्तक जो पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे शासक और विदेशी यात्रा देखते हैं। तो हर्षवर्धन हेनसांग विदेशी यात्रा जो कि यहाँ और ऐहोल को भारतीय मंदिर थोड़ा सा बचिया था 272 का। तो ऐहोल का भारतीय मंदिर जो कि वास्तुकला के उद्गम स्थल माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 273, निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे शायद ये होगा क्या? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के शासन टाइम में हानसिंग आया था। हर्षवर्धन के टाइम में हानसिंग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फहियान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता आया था। और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पे फहियान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे शासन काल में इब्न बतूता आया था। और महादेव यहाँ पे महमूद गजनवी के टाइम में अल बरूनी आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक में इब्न बतूता आया था। और मारवर्मन कुलसेवर का यहाँ पे मार्को पोलो आया था। क्वेश्चन नंबर 274, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक महान ज्योतिषवाद और ज्ञातक थे, गणितज्ञ थे, और जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। उनका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 275, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर है डी, जो कि बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे चीनी यात्री यहाँ पे हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री हेंसवांग प्रथम के द्वितीय यहाँ पे काल में आया था, भारत आया था। और हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और रचना हर्षवर्धन ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि विराह मिहिर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने यहाँ पे गुप्त शासवत की शुरुआती की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया था। और चंद्रगुप्त के दरबार में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 277, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि विक्रमादित्य हो जाएगा। और इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें।